आपके मुखालिफ कहते हैं कि जी काकड़ साहब या आज के जो वज़ीर आज़म हैं ये तो बिल्कुल बेख्तियार हैं, सब कुछ तो मुक़्तदरा चला रही है। कितने आप बाइख्तियार हैं और कितने नहीं हैं? देखें, हम जितने निगरान हुकूमत बाइख्तियार होनी चाहिए, मेरी नज़र में उससे कई ज़्यादा बाइख्तियार है। बहुत सारी जो ट्रांसफ़र, पोस्टिंग्स, डिसीजन मेकिंग, जहाँ जहाँ हमने इनपुट दी है, जहाँ जहाँ हमने पोजीशन ली है, हमें मुकम्मल इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट दूसरी जानिब से मिली है। अब मैं गैर ज़रूरी तौर पर अपने आप को बहुत मज़बूत सियासी या इंतज़ामी शख्सियत के तौर पे पोर्ट्रे नहीं करना चाहता, लेकिन मेरा ये मानना है कि जब आप मुदल्लल अंदाज में गुफ्तगू करते हैं, जब आपकी कोई मोटिव्स जो है ना और इंटेंशंस उन पे कोई शकूक व शुबात नहीं होते हैं, तो कोई भी मुक़्तदरा हो वो ज़रूर आपकी बात सुनती है। मुक़्तदरा से आपकी दोस्ती तो सबको पता है, लेकिन जनरल फैज़ हमीद से क्यों लड़ाई हो गई और आपका पर बड़ा मुश्किल वक्त आया, वो क्या कहानी है? मेरी जनरल फैज़ से कि ये मेरे ख्याल में नहीं ये तो थी, ये क्या हुआ साहब, किस खिलाफ किस बात पे हुआ? नहीं, मेरी कोई जनरल फैज़ से ज़ाती लड़ाई नहीं थी। मैं बहुत सारे चीज़ों पे, ख़ुसूस तौर पर बलूचिस्तान के हवाले से या ओवरऑल इवन टीटीपी के हवाले से बहुत सारी जगहों पे मेरी राय मुख्तलिफ थी। उस वक्त वो लोग जिस अंदाज में सोचते थे, मसलन वो टीटीपी को अकोमोडेट कर रहे थे, आप कहते थे ना करें। मेरी राय उस वक्त भी यही थी कि इन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप इस तरीके से बातचीत नहीं कर सकते हैं। अगर करेंगे तो आप बैड बिहेवियर को रिवॉर्ड करेंगे और उसको जब तक आप... लेकिन वो आपसे नाराज़ तो हो गए थे इन बातों से। अब ये सवाल मेरे ख्याल में इसका जवाब वो दें तो ज़्यादा बेहतर है। मैं तो नाराज़ नहीं था, मैं तो इख्तिलाफ़ रखता था, तो मेरे सोचने का अंदाज़ मुख्तलिफ था। अगर उससे वो नाराज़ हुए हों तो ये मेरे इल्म में नहीं है। बलूचिस्तान के हवाले से, जैसे मैंने आपको कुद्दूस बज़िंजो और जाम साहब के हवाले से बताया, मैं ये समझता था कि वो कुद्दूस बज़िंजो की तरफ शायद उन लोगों का वज़न ज़्यादा था और वो जो तहरीक अदम एतमाद में जो किरदार था वो नहीं होना चाहिए था। उस हवाले से ज़रूर मेरे ख़यालात जो थे वो मुख्तलिफ थे और मैं उनका इजहार उस वक्त भी करता था। मैं समझता हूँ कि वो कोई ढकी छुपी चीज़ नहीं थी। नाराज़गी का मेरे इल्म नहीं है। जब भी हम मिले हैं वो बज़ाहिर तो मेरे साथ बड़े ठीक मिले। SIFC बन गई। अब अगला वज़ीर आज़म जो है, क्या उसके लिए कोई स्पेस या इतनी जगह होगी कि वो आज़ादाना अपनी पॉलिसियाँ बना सके या एक बाइख्तियार वज़ीर आज़म के तौर पे काम कर सके? ये स्पेस तो बनी ही वज़ीर आज़म के लिए। ये स्पेस वज़ीर आज़म के लिए ऐसे बनी है कि एक फ़ोरम उसके पास अवेलेबल हो गया है जहाँ पाकिस्तान के तमाम स्टेट इंस्टीट्यूशन रिप्रेजेंटेड हैं और वो अपनी ड्यू डिलिजेंस किसी भी हवाले से जो इन्वेस्टमेंट के कॉन्टेक्स्ट में है वो उस फोरम पे ला सकते हैं, वज़ीर आज़म साहब के सामने पेश कर सकते हैं और वज़ीर आज़म एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकते हैं। ये उनको कर्टेल करने के लिए नहीं बल्कि एम्पावर करने के लिए फ़ोरम। आम ख्याल ये है कि शायद मुक़्तदरा ने अब इकॉनमी पे भी और माइंड पे भी, इस पे भी सब पे कंट्रोल कर लिया है और जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसकी स्पेस कम हो रही है। मेरा अपना व्यू ये है कि ये इलेक्टेड गवर्नमेंट की फैसिलिटेशन हो रही है और होगी भी इंशाल्लाह, चूँकि इलेक्टेड गवर्नमेंट या जो भी फ़ैसला साज हो, जो जब फ़ैसला करता है वो वज़ीर आज़म हो, सूबाई वज़ीर आला हो या कोई हो, फ़ैसला वही दुरुस्त होता है जिसके पास क्वालिटी इन्फॉर्मेशन हो, जिसके पास रिसर्च बेस्ड इन्फॉर्मेशन हो। अगर वो उस इन्फॉर्मेशन की डेफिशिएंसी है तो जो भी फ़ैसला होगा वो मुनासिब नहीं होगा, वो उसमें इत्माल इस बात का है कि वो गलत फ़ैसला होगा। SIFC तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म आपके पास आ गया है जहाँ पे तमाम इंस्टीट्यूशंस की, फॉरेन ऑफिस वहाँ पे मौजूद है, MO डायरेक्टरेट वहाँ पे मौजूद है, कॉमर्स वहाँ पे मौजूद है, इंटीरियर वहाँ पे मौजूद है। यहाँ तमाम की इंस्टीट्यूशनल इनपुट जो भी एजेंडा पॉइंट होता है वो आपके पास आता है और बिल आखिर फ़ैसला उसमें वज़ीर आज़म नहीं करना है।